Hello friends and welcome back to my channel. Friends, why does your child keep failing in exams? पार्ट 2 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसका पार्ट 1 मैंने कुछ दिन पहले रिलीज किया था और वो एपिसोड आप जरूर देखें इस एपिसोड को देखने के पहले, बिकॉज ये सब एक कंटिन्यूएशन में मैं बना रहा हूं। हमने ये देखा है कि दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहला कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो पाथ उनके लिए एक्चुअली जो उनको फॉलो करना चाहिए, जो पाथ उनको फॉलो करना है, उसको छोड़ के वो दूसरा पाथ या ट्रैक फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमने ये डिस्कस किया था पिछले एपिसोड में कि हर बच्चा उसमें एक टैलेंट है, वो गिफ्टेड है और एक पर्टिकुलर फील्ड में गिफ्टेड है। वो आप चाहे साइंस मैथमेटिक्स की फील्ड हो या सिंगिंग की हो या पेंटिंग एंड ड्राइंग की हो या डांसिंग की हो, कुछ भी उसकी एक फील्ड है। लेकिन उस फील्ड को छोड़ के वो दूसरी फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, वो अपने पाथ से हट जाता है। वो पाथ से हटता क्यों है? दो रीजन की वजह से। पहला रीजन हमने डिस्कस किया था इंटरनल इन्फ्लुएंस। इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स। इनका इन्फ्लुएंस कैसे आता है इन बच्चों पे? ये बच्चे अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशंस को पूरा करने में अक्सर लग जाते हैं, और बल्कि ये लगते नहीं है, इनसे करवाया जाता है, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स जो अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते थे, जब उनको नहीं मिला तो वो अपने एस्पिरेशंस अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, और उस चक्कर में वो बच्चा अपना ट्रैक चेंज कर देता है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और काफी प्रेशर में रहते हैं। और प्रेशर किस चीज का? हर वक्त हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम सबसे आगे हैं, और ये पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्रेशर लेते हैं और बच्चे से ज्यादा। और जब ये प्रेशर आता है कि इमेज क्रिएशन का और प्रूविंग द इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिंग एन इमेज, तो वो बच्चे को गलत ट्रैक में डाल देते हैं। तो भले ही बच्चा वो अच्छा सिंगर हो, लेकिन उसको करना है मैथ साइंस ही, क्योंकि जो सोसाइटी है वो अनफॉर्चुनेटली इवेल्युएट करता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, और एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स के बेसिस पे। तो ये तो इंटरनल इन्फ्लुएंस की बात हुई। और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जब बच्चा काफी प्रभावित हो जाता है बाहर के एनवायरनमेंट से, अपने फ्रेंड्स को देखकर, उससे वो कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेता है। वो सोचता है कि मैं, जैसे मेरा फ्रेंड कुछ अच्छा कर रहा है एक पर्टिकुलर फील्ड में, मैं भी उसमें अच्छा कर सकता हूं, विदाउट रियलाइजिंग कि वो शायद फील्ड उसका है नहीं, उसका फील्ड तो कुछ और है। तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का पार्ट है। और मैंने ये भी बताया था कि ऐसे बच्चे जब अपना ट्रैक चेंज करते हैं और उसमें वो सक्सेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनको सक्सेस मिलता नहीं है। वो ऐसे एग्जाम में फेल होना शुरू हो जाते हैं, और जब एग्जाम फेल होना शुरू होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बाय चांस वो अगर निकल भी गए तो सिचुएशन कैसी आती है कि अभी तो वो निकल गए तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आगे जाके लाइफ में जो सक्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सक्सेस उनको मिलती नहीं है। फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस सेट इन होता है, वो 35-40 ईयर के एज तक वो लोग बर्नट आउट हो जाते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है मंडे को काम करने का। ये इस टाइप के कुछ लोग हैं। और मैंने ये भी बताया था एक एग्जाम्पल लेकर, जैसे एक पिता ने अपने बच्ची को बोला था, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया है कि उसने अपनी बच्ची से कहा था कि कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो श्लोक है गीता का, ये तभी वैलिड है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये तभी वैलिड होता है जब हम एक नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करें, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के पहले बोली है। उन्होंने ये बोला है कि हर इंसान को अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए, और स्वधर्म का एक रूप है गुण धर्म, और गुण धर्म आपका टैलेंट और स्किल है। अगर आप वो पाथ फॉलो करेंगे तब आपके लिए ये श्लोक वैलिड होगा, क्योंकि आप उस स्किल में इतना अच्छे हैं कि सक्सेस तो ऑटोमेटिकली आएगी विद लेस एफर्ट आपके एरिया में, बिकॉज यू आर गिफ्टेड। और अगर आप गिफ्टेड हैं और आप जरा सा भी उसमें मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट तो आना तय है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और यही
श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि पहले तुम स्वधर्म का पालन करो और स्वधर्म का पालन करते करते तुम फल की चिंता मत करो। ये है भगवत गीता में सीक्वेंस, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको सिलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। ये सब मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था, ये छोटी समरी मैंने आपको अभी वापस बताई। आज हम कैटेगरी 2 चिल्ड्रन की बात करते हैं। कैटेगरी 2 चिल्ड्रन क्या है? ये वो बच्चे हैं जो कि स्वधर्म के मार्ग पे चल तो दिए हैं, यानी उनका जो स्किल टैलेंट है उस मार्ग पे चल तो दिए हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि श्री कृष्ण ने बोला कि अपना स्वधर्म का मार्ग पालन करो और तुम कर्म की चिंता मत करो, फल मिलेगा। तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई एक बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, से थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहता है अपनी लाइफ में जाके। अब वो फाइट मार रहा है कि किसी तरह में आईआईटी में मेरा हो जाए, तो आईआईटी उसका फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन होगा उस डायरेक्शन में। लेकिन वो बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। अब उसके अंदर वो टैलेंट और स्किल भी है, वो उसका स्वधर्म भी है, उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। तो आज हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे, ये कंडीशन कब क्रिएट होती है। ये कंडीशन वो कंडीशन है जहां आपने स्वधर्म तो पालन किया जैसे श्री कृष्ण ने बोला था, राइट। अब वो चाहे जिस रीजन से भी आप स्वधर्म पालन करो, या तो पेरेंट्स खुद ही अलाइंड हो गए हैं आपके टैलेंट के साथ, या बाई चांस ऐसा हो गया कि आप स्वधर्म के रास्ते पे निकल चुके हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा ये बच्चे क्या करते हैं, जब भी एग्जाम्स पास आता है या उसमें आप देखें एग्जामिनेशन हॉल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जो इंटरेस्टेड हो आप कभी ट्राई कर लीजिएगा, आपके आसपास जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स पढ़ते हैं आप एक बार वहां जाइए और वहां आप पहुंचिए आधा घंटा या 40 मिनट पहले और वहां खड़े रहिए और आप देखिए जो भी बच्चे वहां पे आ रहे हैं, जस्ट लुक एट देयर फेसेस, जस्ट लुक एट हाउ दे आर रिएक्टिंग, वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी और आप लोग जो इंटरेस्टेड वो करें। मैं उसका आपको छोटा सा समरी में बता देता हूं होता क्या है। तो ये जो बच्चे जैसे एग्जाम आता है या एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और फियर के मोड में आ जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा, ध्यान रखें, एंजाइटी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। अब ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये बच्चे अपने लिए पहले तो पेरेंट्स एक टारगेट सेट कर रहे थे, उनको वॉर मशीन में क्रिएट कर रहे थे। अब ये बच्चे अपने आप को वॉर मशीन में क्रिएट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी। कैसे? अब जो बच्चा आईआईटी में बैठने जा रहा है वो पहले से ही सोचने लगता है अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, अगर मेरा एनआईटी में नहीं हुआ तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं अपना लक्ष्य कैसे हासिल करूंगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे। एक एंजाइटी और एक फियर सेट इन हो जाता है, मैं अपना ऑब्जेक्टिव कभी हासिल कर पाऊंगा कि नहीं। और इंटरेस्टिंगली इन बच्चों में आप देखेंगे, और बाय द वे ये इन बच्चों में शुरू होता है और आपको बड़ों में भी दिखेगा। आप ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, एक और मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा आप, कई लोगों में दिखेगा जो 50-50 साल के होंगे उनमें भी दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? कभी कभी ये जिनमें एंजाइटी और फियर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सेट इन होता है ना, वो परमानेंट उनकी लाइफ में सेट इन हो जाता है फॉर एवरी वर्क दे आर डूइंग, राइट, बिकॉज इनसिक्योर फील करते हैं हर एक चीज में वो। तो इसमें क्या दिखेगा, ये लोग बैठे बैठे अपने पैर हिलाते हैं, शेक करते हैं। आप देखिएगा कभी बात कर रहे हैं तो ये इनके पैर या कोई अंग, पैर भी हो सकते, पैर नॉर्मल है, हाथ इनके शेक करेंगे ऐसे ऐसे। ये एक एंजाइटी और फियर है जो इंटरनल है ना, ये सेटल हो जाता है उसके सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये उनका सेकंड नेचर बन जाता है। ये खुद जब बात कर रहे हैं इनको पता नहीं चलता ये अपने पैर हिला रहे हैं, ठीक है। कई लोगों के आप देखें मुंह लाल हो जाते हैं, कान लाल हो जाते हैं, जब वो एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे यहाँ पे उनको वो सिचुएशन सॉल्व करनी है, या उस सिचुएशन में जैसे एक टाइट सिचुएशन में जा रहे हैं, तो ये सब सिम्टम्स उनके मुंह में आने लगते हैं। आप देखिए कई लोगों के कान लाल हो जाते हैं। मेरे साथ एक इंजीनियरिंग में जब मैं अपियर हो रहा था, एक बैचमेट था, वो जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाता था तो उसके कान लाल हो जाते थे, पता नहीं क्यों, और जब वापस आता था एकदम कान लाल से वापस ब्राउन। एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, और आपको ये सब दिखेगा अगर आप उस एग्जामिनेशन सेंटर पे चले जाएं और देखिए बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ को तो ऐसा लगता है जैसे हम बोलते हैं ना, हवाइयां उड़ गई हैं। ये बच्चे स्वधर्म का पालन करते हुए, लेकिन स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, इनमें टैलेंट है, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना फियर है, इतने इमोशंस भरे हैं इनके अंदर,
बहुत ज्यादा इमोशंस भरे हैं इनके अंदर कि उन इमोशंस पे इनका कंट्रोल ही नहीं है, इनकी इंटेलिजेंस ओवर पार हो जाती है माइंड से। माइंड में इतने इमोशंस भरे हैं कि इंटेलेक्ट ओवर पावर हो जाती है और ये लोग पास नहीं कर पाते हैं। अभी हाल में मैं कहीं पे एग्ज़ाम ले रहा था और मेरे साथ मेरे कलीग बैठे थे और सामने एक पर्सन अपीयर हो रहा था इंटरव्यू के लिए। ही वॉज अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू और मैं और मेरे कलीग इंटरव्यू ले रहे थे और वो बहुत बढ़िया कर रहा था इंटरव्यू में। एंड सडनली एक छोर पे जाके कहता है कि आई गॉन ब्लैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरे कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर मैं फिर से इंटरव्यू के लिए अपीयर हूँ, आई हैव टू स्टॉप हेयर। तो हम लोगों ने बोला कि क्या ब्लैंक कैसे हो गया, अभी तो इतना बढ़िया चल रहा था। ओनली थिंग दैट वी वर पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन हिम टू सी कि हाउ ही रिस्पॉन्ड्स। उसमें वो ब्रेक डाउन हो गया उस प्रेशर में, उसका माइंड ब्लैंक हो गया एंग्जाइटी में एंड ही गिव अप। वेल इन दैट फिर हमने वापस उसका इंटरव्यू, बिकॉज ही वाज अ गुड कैंडिडेट, हमने उससे वापस इंटरव्यू लिया एंड समहाउ ही पास्ड बिकॉज वी न्यू दैट ही इज अ गुड गाय, सो वी गेव दैट अपॉर्चुनिटी। बट इशू क्या है, आप इतने अच्छे हैं अपने स्किल में, तो ब्लैंक कैसे हो जाता है दिमाग आपका? एंड माइंड यू नाउ दिस इज एन एडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप ब्लैंक कैसे हो सकते हैं? दैट इज बिकॉज एंग्जाइटी। यू हैव अ वेरी पावरफुल इंटेलेक्ट, लेकिन यू हैव इवन मोर पावरफुल माइंड विच इज फुल ऑफ इमोशंस। द एंग्जाइटी इज किलिंग यू, द फियर एंड इनसिक्योरिटी इज किलिंग यू। आप मोटिवेटेड रहे लेकिन ऑब्सेशन की तरफ ना जाए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। जितना आप इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस पे, उतना ही इंटेलिजेंस बाहर उभर के आएगा एंड यू विल बी वेरी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, वेरी गुड। इन बच्चों का यही है, आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे जो आईआईटी नहीं निकाल पा रहे, दे आर वेरी गुड। आप भी सोचते हैं आईआईटी क्यों नहीं निकाल पा रहा है ये? जस्ट बिकॉज उसका इंटेलेक्ट जो है वो दब गया है इमोशन से, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में आकर। आप देखेंगे बच्चे कहते हैं मैं ब्लैंक हो गया पेपर देते देते। ब्लैंक कैसे हो गया? इतना इमोशनल प्रेशर है। सो जो बच्चे स्वधर्म पालन कर रहे हैं वो इमोशंस में मार खा जाएंगे। और ऐसे बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, उनके इमोशंस हम ही लोग जागृत करते हैं, हम पेरेंट्स ही इन इमोशंस को जागृत करते हैं बचपन से। वी आर द इनिशिएटर्स ऑफ दोज इमोशंस। हम बहुत कुछ स्टेटमेंट बोल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम्हारा ये नहीं होगा, दूसरा निकल गया, और ऐसे ऐसे हम लोग शुरू बचपन से उनको फीड कर रहे हैं इस टाइप की चीजें। और अब उन्होंने अपना टारगेट से, एक तो आपका टारगेट लिया और अपना टारगेट सेटिंग भी किया, अब 2 टारगेट लेके घूम रहा है वो। अब इन 2 टारगेट्स को जब वो लेके चल रहा है तो इमोशनल प्रेशर में आ जाता है वो, और फिर वहां पे उसका कोलैप्स हो जाता है। इसको भगवत गीता में बोला गया है स्थित प्रज्ञ पुरुष। भगवत गीता में यह लिखा है कि एक इंसान अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल तब हो सकता है जब वो स्वधर्म का पालन करे और स्थित प्रज्ञ हो। अगर आप स्वधर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन स्थित प्रज्ञ नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। स्वधर्म साइंस की भाषा में नेसेसरी कंडीशन, स्थित प्रज्ञ, सफिशिएंसी, ये दोनों जब इन कॉम्बिनेशन आते हैं तब यू कैन रीच एनी हाइट यू वांट एंड यू कैन गेट योर चाइल्ड टू रीच एनी हाइट। कहीं पे भी वो जा सकता है अपने टैलेंट को परस्यू करते हुए। ही कैन रीच टू द पीक जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों कंडीशंस चाहिए, स्वधर्म का होना और स्थित प्रज्ञ का होना। तो स्थित प्रज्ञ क्या है मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो श्री कृष्ण ने बोला था स्थित प्रज्ञ पुरुष वो है जो किसी भी परिस्थिति में अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं
इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। यानी आप जब आपके पास दुख आता है तो आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, दुख के एक्सट्रीम में नहीं आते। जैसे आप देखेंगे ना कि जब आपकी सिचुएशन आसपास बहुत सैड सिचुएशन आती है तो आप घंटों दिनों उसी में घूमते रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, वही सोच रहे थे, वही सैडनेस को लेकर घूमते रहते हैं। और जब आपको जब खुशी मिलती है तो आप उछल उछल के फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, लिंक्डइन पे भी डाल रहे हैं, यहां डाल रहे हैं, वहां डाल रहे हैं, 10 दुनिया को बता रहे हैं कि ये हो गया आपको खुशी। आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, खुशी में भी आउट ऑफ कंट्रोल है, दुख में भी। ऐसे स्विंग ऑफ इमोशंस विल टेक यू नोवेयर। तो श्री कृष्ण ने कहा है स्थित प्रज्ञ पुरुष बने, दुख में बहुत दुखी ना हो और एक्सट्रीम पे चले जाएं, और सुख में इतना ना चले जाएं एक एक्सट्रीम पे कि आप कंट्रोल ही में ना रहे। इमोशंस को कंट्रोल में रखें अपने। ये जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इमोशनल कंट्रोल के जो लोग होते हैं, ये बड़े फोकस्ड लोग भी होते हैं। और श्री कृष्ण बोला है ये लोग जो होते हैं ये फोकस्ड रहते हैं, और इनकी बुद्धि, उन्होंने बोला है बहुशाखा बुद्धि नहीं होती। यानी बुद्धि इनकी एक ही तरफ जाती है, कई जगह कई कार्यों में नहीं बटती है। दे आर वेरी फोकस्ड इंडिविजुअल्स। तो हमको अपने बच्चों को स्थित प्रज्ञ पुरुष बनाना है। पहला तो हमको क्या करना है, स्वधर्म के राह पे चलाना है। वो कैसे होगा, मैंने आपको एपिसोड 1 में ही बताया था। इसका टैलेंट हमको पता चल जाता है जब ये बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है दुनिया से या फीडबैक नहीं ले रहा है अप टू द एज ऑफ 7 to 8 years। आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट टाइम, दैट वन ऑफ द पेरेंट हैज टू ऑब्जर्व द चाइल्ड टू सी ही और शी वो किस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। स्वधर्म का पालन करें। दूसरा, हम ज्यादा इमोशंस ना फीड करें बचपन से अपने बच्चे को, ना कि उनको वॉर मशीन्स बनाए और उनको इमोशनल बनाए। आप भी सोच रहे हैं इमोशनल लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, इमोशंस है, मेरे लिए रोता है, मुझ पर दया दीन भावना, ये सब बाहर निकाल दीजिए। उसको स्थित प्रज्ञ पुरुष बनाए। फुल कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, नॉट टू सैड, नॉट टू हैप्पी, सेल्फ कंट्रोल। तब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे, देन यू सी व्हाट द रिजल्ट्स। आप ट्राई करके ले जाए, आप टेस्ट करके देख लीजिए इस चीज को। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं स्थित प्रज्ञ पुरुष का। ये साइंस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने उधर बोला हो, ये साइंस में कहां पे आ रहा है। हमारा जो ब्रेन है, राइट, इसमें न्यूरॉन्स फायर करते हैं। इसके फायरिंग पैटर्न्स होते हैं न्यूरॉन्स के, और जो न्यूरॉन्स फायर करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। फायरिंग पैटर्न है हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का। इसलिए हमारा जो ब्रेन है, इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। इन फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। इन फ्रीक्वेंसीज बारे में आप पढ़ सकते हैं, इस पे काफी कुछ अवेलेबल है रीडिंग, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज कंट्रोल करती हैं कि आपका इंटेलिजेंस कितना उभर के बाहर आता है। अब ये सोच रहे कि मैंने ऐसा क्या बोला। आपका आउटपुट या आपकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप चाहे तो आप बीटा में ऑपरेट करें, आप चाहे तो आप थीटा में ऑपरेट करें, आप चाहे तो आप अल्फा में ऑपरेट करें, आप जो चाहे जिस पे भी कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर है। इसके लिए आपको टैक्टिक डिसाइड करनी है। लेकिन हमको वो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना है और अपने बच्चों को सिखाना है उस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने, जहां क्रिएटिविटी बहुत हाई रहती है, जहां प्रोडक्टिविटी काफी हाई रहती है, जहां पे इमेजिनेशन एकदम बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड मोड में रहता है, बहुत हाई ट्रिगरिंग मोड में इमेजिनेशन रहता है, क्रिएटिविटी बहुत हाई रहती है। और ये फ्रीक्वेंसी है अल्फा फ्रीक्वेंसी। हम नॉर्मली जैसे कॉन्शियसली अभी हम जैसे मैं आपसे बात कर रहा, आप मुझे देख रहे हैं, हम लोग ज्यादातर बीटा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं।
बीटा फ्रीक्वेंसी बहुत है बिकॉज आप थोड़ा फोकस आपका रहता है, बीटा फ्रीक्वेंसी बिकॉज आप बहुत कॉन्शियस हैं और आप इन्वायरमेंट के इनपुट्स भी ले रहे हैं, उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अल्फा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां बिल्कुल आप शांत है, काम है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है। एक आप सोचे जैसे कि आप मैं इसको ट्रांस स्टेट नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक अ सेमी मेडिटेटिव स्टेट, राइट। अगर आप देखेंगे पुराने साइंटिस्ट, अभी का तो मुझे मालूम आइडिया है नहीं, अभी भी होते हैं जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट होते हैं, आइंस्टाइन, वो लोग क्या करते थे, व्हाट आइंस्टाइन यूज्ड टू डू एट मेनी टाइम्स, आइंस्टाइन अपनी आंख बंद करके ऐसे ऐसे बैठ जाते थे या लेट जाते थे। अब आपको लग रहा है आइंस्टाइन तो सो गए, वो सो नहीं रहे थे, ही हैड जस्ट काम डाउन हिज माइंड, he is actually moving to a frequency known as alpha frequency, because alpha frequency में imagination बहुत हाई लेवल पे चला जाता है एंड क्रिएटिविटी बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कई बार आपको लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस में हो तो गहरी सांस लो और पानी पियो। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। जब आप गहरी सांस लेके तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू मूव टू एन अल्फा स्टेट। अब आपको समझ में आया कि आपको लोग क्यों कहते हैं गहरी सांस लो और पानी पियो, क्योंकि आपने यहां की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। और जैसे आपका स्टेट काम हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ जाता है और आप नोटिस करोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, और आप कोई सवाल लेके बैठे हो आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन अल्फा स्टेट अचीव करने पे भी ये बच्चे सस्टेन नहीं कर पाते, वापस अल्फा फ्रीक्वेंसी से हट जाते हैं। तो हमको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा इनटू अल्फा, और इसमें पेरेंट्स का योगदान बहुत जरूरी है। बच्चों को खुद भी प्रैक्टिस करना है। आप ये एग्जाम सोच के जाएं कि मेरा ऑब्जेक्टिव अगर थ्योरेटिकल फिजिक्स बनने का है तो वो मुझे अचीव करना है, इसके लिए डरना नहीं है। भले ही आईआईटी में ना हो, उससे क्या होता है, आईआईटी में नहीं हुआ तो आप अपने मार्ग को चेंज नहीं करेंगे, आप मार्ग वही रखेंगे। एनआईटी नहीं होगा तो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो मैं थ्योरेटिकल फिजिक्स बनने ही। ये सब ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं कि किसी की लाइफ बूझ जाती है। ये लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन इन ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाइए। लक्ष्य चेंज ना करिए, डायरेक्शन ऑफ सोल्यूशन चेंज नहीं होगा ऑब्स्टिकल की वजह से, डायरेक्शन सोल्यूशन तो सेम ही रहेगा। तो मेरे को जाना है थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनने, भले आईआईटी में ना हो, मैं एक बार फिर बैठूंगा, दूंगा, नहीं हो, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप स्वधर्म पालन करेंगे, स्थित प्रज्ञ रहेंगे, तो आप एग्जाम तो पार कर लेंगे, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। नहीं भी कर पाए तो लेकिन आप उस पीक पे पहुंचेंगे अपने लक्ष्य में जहां कोई नहीं पहुंचा होगा ना पहुंचेगा। इसलिए यह बात बहुत ध्यान से रखें, अपने बच्चों को स्वधर्म पालन कराएं, उनको स्थित प्रज्ञ करें। स्थित प्रज्ञ मतलब मैं अल्फा फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा हूं। ये अल्फा फ्रीक्वेंसी बहुत प्रोडक्टिव रहती है। ये अल्फा फ्रीक्वेंसी उन लोगों में जनरेट होती है जिनका इमोशनल बैलेंस होता है, वो बड़े स्ट्रांग, इमोशनली बड़े स्ट्रांग रहते हैं, वो कभी इधर उधर नहीं जाते। मैं तो अभी वो चेस का मैच भी देख रहा था जिसमें गुकेश जीता। अब आप देखिए गुकेश, मैंने जब भी देखा है उसको, आप पपराजी आ गया हो, फोटोग्राफर्स हो, या वो जीत भी गया हो, हार भी गया, उसका एक ही स्टेट रहता है, वो ऐसे शांत बैठा है, उठ के चला जाता है, वो हल्ला नहीं करता मैं जीत गया, उछल कूद और इधर उधर रैली निकालना, ये सब नहीं, ही इज नॉट इनटू दैट। These are the people, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहेंगे ऑल देयर लाइफ। बिकम अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, स्थित प्रज्ञ एंड स्वधर्म। सो होप यू लाइक माय एपिसोड। और अब मैं आपको अपना साइंस एंड वेदास का जो पहला पॉडकास्ट था उसका सेकंड पॉडकास्ट रिलीज करूंगा जल्दी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।